Good morning, class 6th. So, students, in the previous class, we have started chapter number 1st, which is related to our history portion, and the name of this chapter is What, Where, How, and When. And in the previous class, we have done the introductory part of this chapter. We have done that history has been mainly divided into three parts: prehistory, proto-history, and history. And dates in history also we have done. Now, our next topic is the importance of geography in history. ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉल साइंस, तीन पार्ट्स में आपका जो सोशल साइंस है वो डिवाइडेड है, बट यहाँ पर हम बात हिस्ट्री की कर रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी कहाँ से आ जाता है? तो टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में कैसे है? अब हम बात करें लैंड सरफेस एरिया की। लैंड सरफेस एरिया पे आपकी हिस्ट्री चलती है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक लैंड सरफेस एरिया पे हो रही है। लैंड सरफेस एरिया क्या है? एक तरीके से ज्योग्राफी का एक पार्ट है। तो ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में कैसे, वो हम देखेंगे इन 4 पॉइंट्स के जरिए। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रेट हिमालयाज। अब आपकी लोकेशन की बात करें कि वेयर द ग्रेट हिमालयाज इज लोकेटेड, सो हेयर इज द मैप ऑफ इंडिया। इट्स नॉट एक्यूरेट बट समझने के लिए बनाया गया है। 4 पार्ट्स में आपके फिजिकल फीचर्स को इस बुक के अंदर डिवाइडेड किया गया है। वैसे तो 6 फिजिकल फीचर्स होते हैं, बट 4 फिजिकल फीचर्स को हम लोगों ने समझना है इस टॉपिक के जरिए। ग्रेट हिमालयाज की मैं अगर बात करूँ तो ये आपका ग्रेट हिमालयाज है, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में मोस्टली लोकेटेड है। नाउ चलते हैं अब हमारी बुक की थ्योरी की तरफ। फिजिकल फीचर्स ऑफ अ कंट्री हैव ऑलवेज अफेक्टेड इट्स हिस्ट्री. India is a vast country and different geographical features which have affected the way people lived in the past. देखिए, हर ज़मीन या हर लैंड फॉर्म, लैंड सरफेस एरिया अपनी हिस्ट्री को बताता है। लैंड सरफेस एरिया इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो जहाँ पर हम इंसान जो है रह रहा है वो उसका पास्ट है। जैसे मैं पिछले 10 साल, 50 साल, 250 साल या फिर 2500 ईयर्स पुरानी बात करूं, पर उनके पास्ट को ज्योग्राफिकल फीचर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफिकल फीचर्स, टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हमें ये 4 पॉइंट्स देखने। पहला पॉइंट है द ग्रेट हिमालयन। द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ में बनाया है, अभी आपने देखा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। हियर इज नॉर्थ, हेयर इज़ ईस्ट, हेयर इज़ वेस्ट एंड हेयर इज़ साउथ। सो ये जो डायरेक्शन है, ये जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वाला जो डायरेक्शन है, जिसमें आपके ग्रेटर हिमालयाज लोकेटेड है, प्रोवाइड अ बैरियर टू हार्श क्लाइमेट्स एंड इन्वेंशन। देखिए, इन्वेंशन मतलब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हार्श क्लाइमेट, ऊपर रशिया है, रशिया में चलती है साइबेरियन विंड्स, मीन्स बहुत ठंडी विंड्स चलती हैं। अब छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। जब विंटर सीज़न होता है, जब हम हमारे फादर या मदर के साथ बाइक पर 2 व्हीलर में जा रहे होते हैं, तो जो हमारे फादर है वो एक बैरियर का काम करते हैं। जो ठंडी हवा है उन तक पहुंच जाती है और स्लाइड होके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हम तक नहीं पहुंचती। अगर हम उनके पीछे बैठे हैं, तो आगे बैठे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें ठंड लग जाएगी, ठंडी हवा लगेगी। यहाँ बात करें बैरियर मतलब एक रोक का काम करता है। कौन? एट दैट टाइम हमारे फादर और मदर हम तक ठंड पहुंचने नहीं देते, क्योंकि उन तक पहुंचती है और हम तक डिवाइड हो जाती है। उसी तरीके से ये जो हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, एक बैरियर का काम करते हैं। हार्श क्लाइमेट जो कि नॉर्दर्न डायरेक्शन से इंडिया में आ सकता था, वो उसे रोक लेते हैं। कैसे? हाईएस्ट पीक है, मतलब बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, उस वजह से जो ठंडी हवा है वो ऊपर की तरफ ही रह जाती है, हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। तो एक तो हिमालयाज जो है हार्श क्लाइमेट से हमको बचा रहे हैं। दूसरा इन्वेंशन, मतलब एक प्लेन लैंड सरफेस एरिया है, उसमें जो आर्मी है वो आसानी से जा सकती है, बशर्ते अगर कोई उबड़ खाबड़ लैंडफॉर्म एरिया है उसमें मुश्किल से जाना हो पाता है। तो ये जो हमारे हिमालयाज है वो इन्वेंशन से बचाते हैं, आक्रमण से बचाते हैं, युद्ध से बचाते हैं। ऊपर से जाएंगे, प्रॉब्लम्स होगी, इस वजह से ये आक्रमण से हमें बचा लेते हैं। इट हैज़ माउंटेन पासेस थ्रू विच मैन हैव ट्रैवल्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड और टू एस्केप नेचुरल डिज़ास्टर। अब देखिए, यहाँ पर पासेज हैं, दर्रे हैं, जिससे मैन जो है, मतलब गैप्स हैं, आप ट्रैवल कर सकते हो अपनी जीवन जीने के लिए। नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए भी ये एरियाज़ काम में आते हैं। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, मेघालय आर द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयन रेंज। यहाँ पर है मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मौसिनराम, चेरापूंजी नाम के 2 जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मेघालय, मेघ मीन्स बादल,
ठीक है, बारिश सॉरी। एंड यहाँ पर मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर 3 माउंटेन्स हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये हिमालयन माउंटेन्स का एक्सटेंशन है, मतलब यहाँ तक फैला हुआ है आपका हिमालयन माउंटेन्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका गंगटिक प्लेन्स। गंगा मेजर इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। It is one of the most fertile areas supporting a large population of India. The Ganga, Yamuna and their tributaries provide water for irrigation for the vast plain. देखिए, गंगा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, एंड देन इट ट्रैवल्स फ्रॉम यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ से निकली आपकी गंगा, फिर उसके बाद यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल होती हुई बांग्लादेश में पहुँचती है। बांग्लादेश से फिर ये बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर को रिलीज कर देती है। हेयर इज बे ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल भी यही है जहाँ पर आजकल चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। यहाँ पर है अरेबियन सी। अरेबियन सी इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इंडियन मैप एंड बे ऑफ बंगाल इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ से गंगा रिवर निकली, 4 स्टेट से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में वाटर रिलीज करती है। अब कोई रिवर जा रही है तो उसका जो लैंड है वो एरिया अपने आप ही फर्टाइल हो जाता है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फैला है, जिस वजह से लोग वहाँ पर बसे थे। ये भी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि गंगा थी, गंगा के रिवर, लोग नदी के किनारे बसना पसंद करते हैं, तो उसकी अलग हिस्ट्री है, अपने इस एरिया की अलग हिस्ट्री है। नाउ द विंध्यास ऑफ सेंट्रल इंडिया। द विंध्या रेंज डिवाइड सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट यहाँ पर किसी बात हो रही, इंडिया। इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बड़ा, सब कॉन्टिनेंट उसका एक पार्ट। सब कॉन्टिनेंट इंटू नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। यहाँ पर एक विंध्यन रेंज है, माउंटेन रेंज है, विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। रेंज का मतलब कंटिन्यूस सीरीज ऑफ अ माउंटेन, एक बहुत बड़ी लंबी सी सीरीज आ रही है माउंटेन की, इसे हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। एक माउंटेन मतलब एक पहाड़, और रेंज मतलब कई माउंटेन्स की एक कंटिन्यूस सीरीज, रेंज। सो विंध्यन ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया मिड वाला पार्ट, यहाँ पर एक रेंज है, माउंटेन रेंज है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में इंडिया को डिवाइड कर देती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर देती है। वाइल द नॉर्दर्न स्लोप इज ड्रेन्ड बाय ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। देखिए ऊपर ही बता दिया था हमने, ट्रिब्यूटरी, यहाँ पर ट्रिब्यूटरी होता क्या है, एक मेन रिवर है, बड़ी रिवर है, जैसे ये गंगा रिवर हो गई, उसमें अगर कोई छोटी रिवर, छोटी नहीं तो कोई भी रिवर आके अगर मिल जाती है तो ये क्या है, ये तो मेजर रिवर है आपकी गंगा, दिस इज गंगा, and the tributary of Ganga is Yamuna, means a small river merges into a big river, that river is known as a tributary of the long river। गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है, यमुना, ठीक है। अब वही मैं यमुना की बात करूँ, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, ओके, इसकी ट्रिब्यूटरी ये, इसकी ट्रिब्यूटरी। सो ट्रिब्यूटरी मीन्स किसी बड़ी नदी में किसी छोटी नदी का आके मिल जाना। तो यहाँ बात की जा रही है जहाँ पर नॉर्दर्न स्लोप में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज घिरी हुई है, वही सदर्न स्लोप में नर्मदा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी ड्रेन्ड है, ओके। अब रिवर्स की बात कर ली तो रिवर्स की अपनी हिस्ट्री है, वहाँ पर लोग बसे हैं। फिर वही बात है कि ज्योग्राफी ने कैसे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया या इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ द लास्ट वन इज द डेक्कन। डेक्कन मीन्स सदर्न इंडिया। डेक्कन एग्रीकल्चर वाज फर्स्ट डेवलप इन डेक्कन। डेक्कन इज also known for its unique culture and tradition known as द्रविडियन कल्चर। सदर्न इंडिया की बात हो रही है ये। हमने ऊपर वाली इंडिया की बात करी, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, गैंगेटिक वैली, डेक्कन की बात कर ली, ये रहा डेक्कन, सॉरी डेक्कन नहीं, विंध्यन रेंज की बात कर ली, विंध्यन रेंज। नीचे वाला पार्ट क्या है, डेक्कन वाला पार्ट है, जिस द्रविडियन एरिया या द्रविडियन कल्चर यहाँ पर पनपा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेगालिथ, मैग्निफिशेंट टेम्पल्स एंड संगम लिटरेचर। यहाँ मैं बात करूँ, इसकी अलग ही अपनी हिस्ट्री है। नॉर्दर्न इंडिया की अलग हिस्ट्री है, सदर्न इंडिया की अलग हिस्ट्री है। यहाँ पर मेगालिथ, आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे मेगालिथ क्या होता है। मेगालिथ बहुत अच्छे टेम्पल्स और द्रविडियन लिटरेचर, ठीक है, यहाँ का साहित्य बहुत अच्छा था। इनसे इस 3 चीज़ों से जाना भी जाता है आपका कौन सा पार्ट, द डेक्कन वाला पार्ट। People lived near the bank of rivers because the availability of water and fertile soil. River provide water for irrigation, drinking, etc. Example, Narmada River, Madhya Pradesh. First people to grow crop like wheat and barley were the people of Suleiman and Kirthar Hills in northwest. देखिए इस पैराग्राफ को समझते हुए हम ये देखेंगे कि कोई भी जाके बीहड़ में रहना पसंद नहीं करेगा, बैडलैंड टोपोग्राफी में रहना पसंद नहीं करेगा, डेजर्ट में रहना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो।
हम सभी उस एरिया में जाकर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिले इरिगेशन के लिए और अदर फैसिलिटीज़ के लिए। जहाँ पानी मिलेगा वहीं पर हम बसते हैं। तो वही बात की जा रही है, ये जो रिवर्स है, ये रिवर हो गई या नर्मदा रिवर हो गई, कोई भी रिवर, उनके पास लोग इसीलिए बसते हैं क्योंकि उन्हें इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, फिशिंग के लिए एंड नेविगेशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, गंगा रिवर नॉर्दर्न इंडिया, नर्मदा रिवर सदर्न इंडिया। एंड सबसे पहले जो इंसान थे उन्होंने वीट और बार्ले उगाया था, जो थे सुलेमान और किरथर, जो कि नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर सुलेमान और किरथर माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले वीट को, एग्रीकल्चर को एक तरीके से इरीगेशन फैसिलिटीज के थ्रू किया था। नाउ the importance of geography in history is done. I'm again repeating, it has been mainly divided into 4 parts: the Great Himalayan, the Gangetic Plain, the Vindhyas of Central India, the Deccan, and इन सभी को एक्सप्लेन करते हुए हम लोगों ने हमारे पॉइंट्स को कवर अप किया है। नाउ हमारा एक और पॉइंट है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। What do you mean by sources of history? सोर्सेज होते क्या है? सोर्सेज वो जरिए जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सोर्सेज क्या है? वो जरिए, वो सोर्स। जैसे हम दो फ्रेंड्स के बीच में अगर एक छोटी सी लड़ाई हो गई है तो यहाँ पर हम पता करेंगे सोर्सेस से, अपने सूत्रों से। डायरेक्ट पूछेंगे तो हो सकता है वो नाराज़ हो जाए, तो हम यह बात करें क्या सोर्सेज है हमारे पास जिनकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि उन लोगों के बीच में वॉर हुई है। वॉर तो नहीं, बट एक रिफ्लेक्शन हुआ है ना। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सूत्र। हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है? हमें हिस्ट्री के बारे में 2 तरीके से पता चलता है। उनमें 2 तरीके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। पहला सोर्सेज क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। चलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेस। चलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो कि हमें नीचे कोई गड़ा हुआ कॉइन मिल गया, कोई मॉन्यूमेंट मिल गया, कोई बिल्डिंग मिल गई या फिर कोई शहर ही मिल गया नीचे, उसकी स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिकल या फिर हिस्टोरियंस। जैसे बात करें सिस्मिक वेव्स, जो भूकंप की लहरें होती है, उनका स्टडी करते हैं हमारे सिस्मोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजी, नीचे गड़ी हुई चीज़ मिल गई, पुरानी चीज़ मिल गई, इसके स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब जो किसी एरिया की स्टडी करता है उसको उस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बात की जा रही है सोर्सेज। 2 तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं हिस्ट्री के बारे में। पहली सोर्स है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, गड़ी हुई चीज़ें मिल गई। दूसरा सोर्स है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिखित सामग्री में अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो है लिटरेरी। जैसे किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिख दी। ऑटोबायोग्राफी मतलब उसने अपने जीवन के बारे में, अगर वो 60, 70, 80 ईयर्स के हो गए तो उन्होंने अपने जीवन को एक किताब के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो वो क्या है? लिटरेरी, लिखित सामग्री। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कोई मॉन्यूमेंट, कोई कॉइन, कोई पेंटिंग एक्सेट्रा। लिटरेरी सोर्सेज में क्रॉनिकल्स आ जाते हैं, ट्रैवलॉग्स आ जाते हैं, बायोग्राफीज आ जाती है, ऑटोबायोग्राफीज आ जाती हैं। चलिए नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट अबाउट द पास्ट? हमें पता कैसे चलता है? हिस्टोरियंस हैव फाउंड आउट मेनी वेज। ये 2 मेन वेज हैं, मतलब 2 मेन तरीके हैं। पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। नाउ व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट इन द एंशिएंट पीपल थ्रू द थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड देम। नाउ जो चीज़ें छोड़ दी गई हैं पास्ट में, उनकी स्टडी करके पता लगाना ये कौन से टाइम पीरियड के, कौन से एम्पायर के, कौन से डायनेस्टी के, वो क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। चीज़ें छूट गई या फिर दब गई या गड़ गई, उनका निकाला और पता किया कितनी पुरानी है, कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट, द एक्सकेवेशन मीन्स खुदाई। द एक्सकेवेशन कैन बी प्लान्ड ऑन अ माउंड और समटाइम्स माउंड आर फाउंड बाय एक्सीडेंट। देखिए रेत के टीले के नीचे इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली। सिविलाइजेशन मीन्स एक सभ्यता मिली, बहुत सारे घर मिले, उन लोगों के वेल्थ मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली। कैसे? एक रेत का टीला था, एक्सीडेंटली पता चल गया कि इसके नीचे हमें एक घर जैसा शेप दिखाई दे रही, तो हमने उसकी खुदाई की और पता चला बहुत सारे घर निकल गए। तो एक्सीडेंटली हमें पता चल गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू। सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड स्टेप इज कलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। आपने साफ किया, आर्कियोलॉजिकल
आर्कियोलॉजिस्ट करेंगे, हम नहीं कर सकते, हम हो सकता है उन चीज़ों को नुकसान पहुंचा दें। द सेकेंड स्टेप इज कलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट बाय मूविंग द मड फ्रॉम देम एंड देन केयरफुली लेबलिंग देम। हमने क्या किया, उनको साफ सफाई करा और उसके बाद हमने उसमें से मिट्टी हटाई, उन्हें केयरफुली लेबल किया। ईच ऑब्जेक्ट इज फोटोग्राफ, हर एक की फ़ोटो ली एंड उसके अकॉर्डिंग उसको लेबल करके रख दिया कि ये यहाँ से मिली है, ये यहाँ से मिली है, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट, देन द आर्कियोलॉजिस्ट डेट द ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड, फॉर दिस डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स आर यूज। हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कितनी पुरानी थी, कौन से डेट की है, ये बहुत मुश्किल काम है। सो हमारे पास कुछ एक ज़रिए हैं, मेथड्स हैं। मोस्ट फेमस या पॉपुलर मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग। कौन सा मेथड है? रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ कितनी पुरानी है, या फिर हम इसे कार्बन 14 भी बोलते हैं, कार्बन 14 डेटिंग। ओके, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए कोई चीज़ कितनी पुरानी पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेटिंग ऑफ बोन्स, जैसे हमारी हम सभी ने ऐसे क्राइम शोज देखे होंगे जिससे ही पता लगाया जा सकता है कि इनकी डेथ कितने दिन पहले हुई, कितने घंटे पहले हुई। तो वही है, बोन्स से भी पता लगाया जा सकता है कि वो किसकी है, एनिमल की है, मैन की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पता लगा लिया हमने बोन से। ये भी एक मेथड है जिससे चीज़ों के बारे में कितनी पुरानी है, डेट्स पता लगाई जा सकती है। नाउ द लास्ट पॉइंट, द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज टू इंटरप्रेट और ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दैट ऑब्जेक्ट टेल अस, the history of the evidence we have collected, the object found in Mohenjo-daro means Indus Valley civilization, tell us the kind of jewelry people wore, their houses, customs, toys, pottery etc. देखिए, मोहनजोदाड़ो एक सभ्यता थी जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो जब वो सभ्यता निकली, जब वो सभ्यता मिली, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, ज्वेलरीज मिली थी, टॉयज़ मिले थे। तो वो हमें उस टाइम पीरियड के कल्चर के बारे में बता रहे थे कि लोग कैसे रहते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री थी कि हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखते कैसे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है, चीज़ें मिली तो उनकी स्टडी कैसे करनी है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी इन डिटेल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।